निर्माण की तैयारी करता है। सल्तोक अपनी प्रेमिका से मिलने की योजना बनाता है। जंदाली पाशा और अन्य सरदारों के बीच तनाव बना रहता है। अंत में दर्शकों से अपील, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशाअल्लाह। मोअज्जा नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान मोहम्मद फातिह की कहानी के बोलम 54 के तीसरे हिस्से में आपका दिल से स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है हरिस्तो के घर से, जहां उसके बच्चे सुकून और खुशी के साथ खाना खा रहे होते हैं। उस शांत वातावरण में ऐलान नूर हरिस्तो से कहती है, मुझे अब तक ताज्जुब है कि गिरजाघर की जगह बनने वाली जामिया मस्जिद के निर्माण कार्य के लिए उन्होंने एक कसाई को नियुक्त किया। यह कैसे संभव है? हरिस्तो गंभीरता से जवाब देता है, हर कोई चाहता है कि उसका काम किसी माहिर के हाथों से हो। फिर वह बैठते हुए आगे कहता है, मेरा मानना है कि तुर्क सही मायनों में इंसाफ पसंद है। तब ऐलान नूर पूछती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हरिस्तो दिल की गहराई से जवाब देता है, सुल्तान चाहते हैं कि जामिया मुकद्दस गिरजाघर की जगह पर बनाई जाए जो भूकंप के खतरे वाले इलाके में स्थित है। वहां इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण करना बेहद कठिन है। इस पर ऐलान नूर हैरान होकर पूछती है, फिर तुमने यह काम स्वीकार क्यों किया? हरिस्तो अपने बच्चों की ओर देखते हुए कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ऐलान नूर उसे हौसला देती है, मुझे यकीन है कि तुम इस काम के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे, घबराओ नहीं। उधर दूसरी ओर दोगान अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। तभी बहादुर बे वहां से गुजरते हैं। दोगान उन्हें रोककर पूछता है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बहादुर बे जवाब देते हैं, मैं बंदरगाह की ओर जा रहा हूं। संगमरमर के पत्थर आ चुके हैं, उन्हें देखने जाना है। दोगान पूछता है, क्या किसी और को नहीं भेज सकते थे? बहादुर बे आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं बचपन से अपना काम खुद करता आया हूं, अब भी करना चाहता हूं। मुझे जाने दो ताकि अपना काम पूरा कर सकूं। इस पर दोगान कहता है, रुको, हम यह काम संभाल लेंगे। फिर दोगान बहादुर बे से पूछता है, तुम उस घर में क्यों नहीं जाते जो सुल्तान ने तुम्हें इनाम में दिया था? बहादुर बे विनम्रता से जवाब देते हैं, सुल्तान को खुदा सलामत रखे, मगर वह घर मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी झोपड़ी ही मेरे लिए काफी है। दोगान हंसते हुए पूछता है, आज तो ठीक है, लेकिन जब शादी करोगे तब क्या होगा? बहादुर बे गंभीर होकर कहता है, ये बात मेरे बस से बाहर है। दोगान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी बहादुरी तो हर जगह मशहूर है। कौन जानता है कब तुम्हें मोहब्बत हो जाए। तभी सीन कट होता है और इसहाक सुल्तान से मिलने आता है। वह बताता है, शहजादा तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, मैं अपने शहजादे को बहुत याद करता हूँ। हरम का निर्माण पूरा हुआ? इसहाक जवाब देता है, जी सुल्तान, हरम अब पूरी तरह तैयार है। सुल्तान थोड़ी गंभीरता से पूछते हैं, क्या कोई कमी नहीं है? इसहाक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मेरे सुल्तान, शायद कोई कमी नहीं है। सुल्तान कहते हैं, तो फिर मेरी मुहर कहाँ है? फतह के खतूत अब तक पूरे नहीं हुए क्या? घबराकर इसहाक मुहर निकालकर जल्दी से पेश करता है। सुल्तान हंसते हुए कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, घबराओ मत। इसहाक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ जंगल में सुल्तान का काफिला चल रहा होता है। शहजादा बायजीद अपनी वालिदा बहार खातून से पूछते हैं, क्या हम अब कुस्तुनतुनिया में ही रहेंगे? बहार खातून जवाब देती है, जब तक हमारे सुल्तान चाहेंगे हम वहीं रहेंगे। बायजीद पूछते हैं, क्या वह जगह खूबसूरत है? बहार मुस्कुराकर पूछती हैं, तुम ही बताओ। एक जगह को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? बायजीद कहता है, जैसे अदरना बहुत खूबसूरत है, वहां महल, दरिया और बागात हैं। क्या कुस्तुनतुनिया में मस्जिदें हैं? बहार कहती हैं, तुम्हारे अब्बा जरूर बनवाएंगे, फिर तुम्हें हर ओर मीनारें ही नजर आएंगी। शहजादा उत्साह से कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक मस्जिद बनवाऊंगा, बायजीद जामिया। बहार खातून खुशी से उसे गले लगा लेती है। दूसरी ओर कुस्तुनतुनिया के बाजार में दो आदमी आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी फातिमा वहां से गुजरती है और पूछती है, यह क्या हो रहा है? एक आदमी कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरा गुस्से में कहता है, खाना बनाने वाले हाथ मर्दों के मामले में दखल ना दें। फातिमा सख्ती से कहती है, अगर कोई शिकायत है तो काजी के पास जाओ। तभी बहादुर बे भी वहां रुक जाते हैं। एक आदमी फातिमा पर हमला करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। फिर सख्ती से कहती है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ा। वहां आए सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और फातिमा कहती हैं, इसे काजी के पास ले जाओ।
बहादुर बे उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंदाली तुर्क सरदारों के साथ बैठा होता है। वह कहता है, इस शहर को इस्लामी और तुर्की रवायतों के अनुसार ढालना आप सबकी जिम्मेदारी है। एक सरदार कहता है, चिंता मत कीजिए पाशा, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। दूसरा कहता है, अगर आप कहते हैं कि यह वतन हमारा है तो यकीनन यह हमारा है। हम इंसाफ से हुकूमत करते हैं और यही हमारी रियासत की बुनियाद है। फिर वह हरिस्तों से कहते हैं, इसलिए हम तुम्हें इस इमारत का सरबराह नियुक्त करते हैं। हरिस्तों शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इसके बाद खिज्र उसे सोना देते हुए हुक्म देते हैं, जो चाहिए ले लो, अपने काम के लोगों को जमा करो और फौरन काम शुरू करो। हरिस्तो इस जिम्मेदारी को तो कबूल करता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्र साफ नजर आती है, क्योंकि यह एक तबाहशुदा गिरजाघर की जगह है। दूसरी ओर सुल्तान मोहम्मद के दरबार में शाबुद्दीन पाशा, जागनोस पाशा और जंदाली मौजूद हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, आप मेरे लाला हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं जानता हूं कि आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सुल्तान खुलकर कहते हैं, इसलिए मैंने जंदाली को बुलाया है, ताकि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लें और मन में कोई शक ना रह जाए। जागनोस पाशा कहते हैं, हमें आप पर पूरा एतमाद है, लेकिन खलील पाशा की साजिश ने आपकी जान को खतरे में डाल दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता। जवाब में जंदाली कहता है, हम ओरहान को बिना फंसे नहीं पकड़ सकते थे। अगर मेरे सर की जरूरत पड़ी तो मैं पेश करने को तैयार हूं। शाबुद्दीन पाशा नाराज होकर कहता है, ओरहान एक गद्दार था, आपने सुल्तान की जान खतरे में क्यों डाली। जंदाली कहता है, मैं चाह रहा था कि इस मंसूबे के जरिए नतरस की गद्दारी को बेनकाब कर सकूं, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि सुल्तान का मुंह पर से एतमाद खत्म हो गया है। सुल्तान गंभीरता से शाबुद्दीन और जागनो से पूछते हैं, अब कोई और बात है। दोनों जवाब देते हैं, नहीं मेरे सुल्तान। इसी वक्त यूसुफ आता है और खबर देता है, बुरसा से तुर्क सरदारान हाजिर हुए हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सुल्तान मुस्कुराकर कहते हैं, उन्हें आने दो। उधर बाली बे, अली बे और सिपाही मिलकर खाना खा रहे होते हैं। सल्तुक बाली से पूछता है, आप एवरानोस्लों से कब बात करेंगे। बाली हंसते हुए कहता है, सब्र करो, पहले मिठाई आने दो। सल्तुक मुस्तफा से कहता है, भाई कुछ मीठा तो लाओ। अली बे सल्तुक से पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ कहना है। बाली बे जवाब देते हैं, ये नौजवान मुफ्ती अफंदी की बेटी से निकाह करना चाहता है। हमने सोचा आपकी बात हर जगह मानी जाती है, इसलिए दरख्वास्त आपके जरिए होनी चाहिए। अली बेखुश होते हैं, आपने मुझे बुजुर्ग समझा, इसका शुक्रिया। मैं इस नेक काम के लिए राजी हूं। यह सुनकर सल्तुक फूले नहीं समाता। अली बे के हाथ चूमता है और कहता है, तो क्या समझूं, बात पक्की। अली बे मुस्कुराकर कहते हैं, रुको, थोड़ा सब्र करो नौजवान। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खिज्र चुलेबी एक विशाल नक्शे के सामने सरोजा और अन्य वास्तुकारों के साथ खड़े हैं। वह उन्हें सुल्तान मोहम्मद फातेह की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताते हैं। खिज्र चुलेबी सुल्तान चाहते हैं कि यह सिर्फ एक मस्जिद न हो, बल्कि एक विशाल इस्लामी परिसर हो जिसमें 16 मदरसे, एक दारुशफा चिकित्सालय, एक मुसाफिर खाना सराय और भोजनालय भी शामिल हों। सरोजा संदेह जताते हुए, लेकिन यह इलाका भूकंप से तबाह हो चुका है, क्या यहाँ इतनी बड़ी इमारत बनाना संभव है। खिज्र चुलेबी दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सुल्तान का मानना है कि सही तकनीक और मजबूत नींव से यह संभव है। हरिस्तों का प्रवेश और जिम्मेदारी तभी सिपाही हरिस्तों को लेकर आते हैं, जो एक यूनानी ईसाई वास्तुकार है। उसके साथ फारसी, यूनानी, अर्मेनियाई और तुर्क कारीगर भी होते हैं। हरिस्तों आत्मविश्वास से, अगर हम कटे हुए चूने के पत्थर का उपयोग करें तो यह न केवल मजबूत होगा बल्कि जल्दी भी बनेगा। एक अन्य वास्तुकार आपत्ति करते हुए, इसमें सालों लग सकते हैं, लकड़ी, संगमरमर और लोहे की आपूर्ति में ही समय लगेगा। खिज्र चुलेबी सुल्तान चाहते हैं कि मस्जिद सादगी और भव्यता का मिश्रण हो। अंदरूनी हिस्सा ऐसा हो कि मुसलमानों के दिल रोशन हो जाए। जब पता चलता है कि हरिस तो ईसाई है तो कुछ तुर्क आपत्ति करते हैं, लेकिन खिज्र चुलेबी स्पष्ट करते हैं, सुल्तान ने कहा है, अमानत उसके हकदार को सौंपो। हम इंसाफ के साथ शासन करते हैं। हरिस्तो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। दरबार में राजनीति, जंदाली पाशा पर विवाद। दूसरी ओर सुल्तान के दरबार में शाबुद्दीन पाशा, जगन्नोज पाशा और जंदाली पाशा के बीच तनाव है। शाबुद्दीन पाशा जंदाली पर संदेह करते हुए, आपने सुल्तान को खतरे में डाला।
ओरहान को पकड़ने के लिए कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? जंदाली पाशा जवाब देते हुए, मैं नतरस की गद्दारी उजागर करना चाहता था। सुल्तान ने मेरी नीयत जांचने के लिए यह परीक्षा ली। सुल्तान हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं, मेरी सल्तनत का आधार इंसाफ है। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो आज साफ कर लो। सल्तोक की प्रेम कहानी एक हल्के फुल्के मूड में सिपाही सल्तोक अपने साथियों बाली बे और अली बे को बताता है कि वह मुफ्ती अफंदी की बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अली बे हंसते हुए, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले हम उनके घर दस्तक देंगे, फिर देखेंगे कि वे कैसे जवाब देते हैं। सल्तोक उत्साहित होकर, तो क्या मैं समझूं कि मामला तय हो गया? बाली बे, धैर्य रखो जवान। पहले मीठा खाओ, फिर मीठी बातें करेंगे। बुरसा के सरदारों का आगमन इसी बीच। बुरसा से तुर्कमान सरदार सुल्तान के दरबार में हाजिर होते हैं। हर सरदार के साथ 100 सैनिक होते हैं। सुल्तान, तुम में से आधे किले के भीतर बसोगे, बाकी हजरत अय्यूब अंसारी के मकबरे के पास रहेंगे। सरदार सुल्तान को कालीन, तलवारें और खंजर भेंट करते हैं। सुल्तान जंदाली पाशा को तलवार देते हैं, जबकि शाहबुद्दीन और मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यह काफी नहीं। मैं सिर्फ इबादत गाह या मजलिस गाह की बात नहीं कर रहा। हमें इस्लामी शहर की शान बढ़ाने वाले एक ऐसे जौहर की जरूरत है जो हमारी फतह की निशानी हो, हमारे इंसाफ, फन और इल्म का प्रतीक हो। एक नई इमारत का सपना। सुल्तान आगे कहते हैं, मैं अपने पीछे सिर्फ एक सुनसान कब्र नहीं छोड़ना चाहता। मैं एक तहजीब, एक महान